नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। शोषक शोषितों का शोषण कर सके, इसके लिए वह सत्ता में वर्चस्व चाहता है, सत्ता की चापलूसी करता है। शोषण मेंटेन रहे, इसके लिए वह फेक न्यूज प्रचारित करता है, जिससे वह शोषित कर रहा है उसे एहसास न हो कि वह शोषण का शिकार है। इसके लिए वह फर्जी दुश्मन तैयार करता है। शोषित का सारा ध्यान अब इस फर्जी दुश्मन की तरफ होता है और शोषक शोषित को बहुत ही आराम से लगातार, हमेशा, बार बार, कई बार और फिर से शोषित करते रहता है। जी हाँ, यहाँ शोषक कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी स्वघोषित इतिहासकार हैं। हम सभी जानते हैं कि इनके पुरखों द्वारा बनाए गए काल्पनिक देवी देवता, इनके काल्पनिक धर्म ग्रंथ, उनकी प्रामाणिकता सब कुछ टोटल फर्जी साबित हो चुकी है। इनकी डिटेल्स देखने के लिए आप वीडियो 74, 76, 87, 89, 90, 91 इसी चैनल पर जरूर देखें। हाल ही में मेरे कई सारे दर्शकों ने कुछ वीडियो लिंक्स शेयर की थी और उसकी फैक्ट चेकिंग की डिमांड की थी। यह वीडियो नीरज अत्री नाम के एक स्वघोषित इतिहासकार का है। यह व्यक्ति अपने हर वीडियो में वामपंथ और कुछ राजनीतिक पार्टियों को लेकर लगातार अपशब्द बोलता है, जिससे यह साबित कर सके कि यह ब्राह्मणवादी और दक्षिणपंथी इतिहासकार है। इस महोदय ने अपने एक वीडियो में पूरी तरह से फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया। उसमें ये बताते हैं भारत में कास्ट सिस्टम की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो बंदा रवांडा का उदाहरण देते हुए एक नई कहानी परोस देते हैं। उसमें ये बताते हैं कि वहाँ की पब्लिक 3 भागों में बटी हुई थी, जिसमें से एक भाग 1% का था, दूसरा 80% और तीसरा 20%। अभी हमारे देश में जो प्रॉब्लम है कास्ट वाली, जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं, इसका अगर जेनेसिस हमें समझना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें जो रीसेंट हिस्ट्री में देखने को मिलता है वो है रवांडा का। छोटा सा अफ्रीकन देश है। अब वहां क्या था, तीन तरह के लोग थे, 3 तरह का आप उसे क्लासिफिकेशन कह लें या वर्गीकरण कह लें। एक त्वा होते थे, एक हुटू होते थे, एक टुट्सी होते थे। साथ में ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जर्मनी का राज था, इसीलिए जर्मन के इतिहासकारों ने 80% वालों को और 20% वालों को अलग अलग आईडी पकड़ा दी, जिससे वहाँ पे कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। और ऐसा ही अंग्रेजों ने भारत में कर दिया 1871 में। यहाँ पर जब अंग्रेज आए, उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर किया तो यहाँ भी उन्होंने वैसा ही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाना था, क्लासिफिकेशन करनी थी और क्लासिफिकेशन रिजिड होनी चाहिए थी। तो जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था थी, जिसमें कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन सकते थे, उन्होंने उसको रिजिड कर दिया कि ये कास्ट ये वाली है। अब कास्ट शब्द वो लिया सेंसस के अंदर 1871 में पहला सेंसस हुआ और वहां पर उन्होंने कास्ट शब्द डालना शुरू किया, साथ में रिलीजन शब्द डालना शुरू कर दिया। रिलीजन थोड़ा बाद में आया। तो वहां से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि जो कास्ट शब्द है वो अंग्रेजों की हमें देन है। अब मुझे नहीं पता ये नीरज अत्री कितनी क्लास तक इतिहास पढ़े हैं। भाई, भारत में अगर वर्ण व्यवस्था पहले से थी तो फिर कास्ट तो 4 ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो 3000 से भी ज्यादा कास्ट हैं और 33,000 से भी ज्यादा उपजातियां यानी कि सब कास्ट हैं। तो ये महोदय को यह बताना चाहिए था कि 1871 से पहले अगर कास्ट सिस्टम नहीं था तो क्या ब्राह्मण उससे पहले शूद्रों से शादी करते थे? क्या किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी 1871 से पहले भारत में नहीं थी? किसी भी तरह के किसी भी शूद्र का उत्पीड़न नहीं हुआ था? लेकिन यह स्वघोषित इतिहासकार ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले, क्योंकि ये तो अपने एजेंडे पर है। अब इनने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होता तो 15वीं सदी के एक भारत के महान चिंतक हुए थे संत रविदास। उनकी कुछ कविताएं बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, उस पर ही एक नजर डाल लिया होता तो इन्हें पता होता कि भारत में 15वीं सदी में भी जातिवाद था। संत रविदास अपने एक कविता में कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। एक दूसरे कविता में यह कहते हैं, रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नकर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की नीच। एक तीसरे कविता में यह कहते हैं, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। और तीसरे इस पोयम में तो इनने साफ तौर पर यह बता दिया है कि उस समय भी मनुष्य को जातियों में बांटा गया था। तो अगर नीरज अत्री के अनुसार कास्ट का मतलब जाति नहीं है तो फिर वो अपने ख्याली पुलाव में सही है, लेकिन अगर कास्ट का मतलब आप लोग भी जाति ही समझते हैं तो नीरज अत्री यहाँ पे पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है कि वो एक एजेंडे पर चल रहे हैं। इसी कविता में ब्राह्मणों को भी न पूजने की बात आ रही। अब यह नीरज अत्री बताएंगे कि उस समय क्या अंग्रेज
अंग्रेज टाइम ट्रेवल करके पहुंच गए थे। जो लोग ब्राह्मणवाद का उस समय भी विरोध कर रहे थे, जातिवाद का उस समय भी विरोध कर रहे थे। रवांडा में हुआ कि वो भूल गए कि हम लोग फ्लूइड होते थे, कि एक से दूसरे में चेंज हो जाते थे। ये हमारी कास्ट फिक्स नहीं थी, ये कॉलोनियल्स ने की है। हम भी भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पर कास्ट नाम की कोई चीज कभी होती ही नहीं थी। यहाँ पर फ्लूइडिटी थी कि अगर कोई शूद्र है तो वो भी क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, और वैसे ही जो क्षत्रिय मतलब कोई भी एक से दूसरे में वर्ण में जा सकता है। सवाल यह है कि जब यह नीरज अत्री यह कहते हैं कि अंग्रेजों ने इन्हें जाति व्यवस्था में बांट दिया, तो भाई जब अंग्रेजों ने बांट दिया तो आप तो उनके सबसे बड़े चमचे निकले। तुरंत ही आपने खुद को ब्राह्मण घोषित कर लिया, तुरंत ही शूद्रों, क्षत्रियों और वैश्यों से शादी विवाह रोक ली। ब्राह्मणों में भी गोत्र देखकर आप शादी करने लगे। तुरंत ही तालाबों पर शूद्रों को पानी पीने से रोक दिया। भाई मुस्लिमों ने आपस में यह काम नहीं किया होगा, सिखों ने आपस में यह काम नहीं किया होगा, ईसाइयों ने यह काम आपस में नहीं किया होगा, लेकिन आपने जरूर यह कर लिया, क्योंकि आप पर तो ईश्वर ने जिम्मेदारी दे रखी है ना समाज को चलाने की। इसी तरह से यह नीरज अत्री अपनी एक दूसरी वीडियो में, जहाँ पे यह एनसीईआरटी को एक्सपोज करने के लिए एक वीडियो बनाता है, और वहाँ पे वही पुराने ढपली राग, वामपंथियों ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया जैसा राग अलापता है, और फिर अपना ब्राह्मणवाद इतिहास उठा के वहाँ पे चपका देता है। दोस्तों, सोनिया गांधी, कांग्रेस, एनसीईआरटी, इन सब ने मिलकर किस तरह से हमारे बच्चों के दिमाग में जहर खोला है, उसका मैं आज एक और एंगल आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। दरअसल इनका मनोविज्ञान ये होता है कि सबसे पहले ये जितने भी पहले के एग्जिस्टिंग मॉडल हैं उनको ये खूब गाली देते हैं। इससे सामने वाले के माइंड में यह मनोविज्ञान पहुंचता है कि हाँ वो लोग गलत होंगे, और फिर इसी का लाभ उठाकर ये अपना ब्राह्मणवादी एजेंडा वहाँ पे फिट कर देते हैं, और यही काम नीरज अत्री कर रहा है। तो छठी क्लास के जो 12-13 साल के बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, उनको अच्छी तरह से उनके दिमाग में बिठा दिया है कि ये जो पंडितों ने, जो ब्राह्मणों ने वेद लिखे थे, उन्हीं का कारण है कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी है, और पंडितों ने उनकी बहुत बुरी हालत कर रखी थी। उनकी प्लाइट पर जो फॉरेनर थे उन्होंने भी लिखा है। ये बंदा यजुर्वेद के चैप्टर 26 मंत्र संख्या 2 को दिखाकर यह बताता है कि हमारे वेदों में तो कहा गया है कि वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए बने हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कि ये बंदा कैसे ये सबको बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहले यजुर्वेद चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 2 क्या बताती है? हे मनुष्यों, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने स्त्री सेवक आदि और उत्तम लक्षण प्राप्त हुए अंत्यज के लिए भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिए इस संसार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ। वैसे ही आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। तो वेदों में ही कहा गया है कि सारे वर्णों को, इवन अंत्यज को भी वेद पढ़ने चाहिए, उनको वेद पढ़ाने चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें वेदों से एग्जैक्ट ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन दी है हमारे बच्चों के लिए। इनने जो मंत्र दिखाया वह यह मंत्र है, और यह गायत्री पब्लिकेशन की यजुर्वेद है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप लोग खुद उसे इंटरनेट से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इस मंत्र में साफ तौर पे लिखा है, जिस प्रकार कल्याण करने वाली इस वेदवाणी का हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रिय, अप्रिय जनों एवं संपूर्ण लोगों के लिए उपदेश किया है, उसी प्रकार हे मनुष्यों आप लोग भी उपदेश करें। यानी कि जो पहला सेंटेंस इनने जो दिखाया था वह तो सिर्फ उदाहरण मात्र था। असली सेंटेंस तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि आप लोग भी उपदेश करें, जिससे इस संसार में यज्ञ हेतु देवताओं को दक्षिणा देने वाले लोग हमसे प्रेम करें। यानी कि यहाँ भी दक्षिणा की बात हो रही है। हमारा यह अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो और हमें यश की प्राप्ति हो। यानी कि नीरज अत्री यहाँ पे चेरी पिकिंग करके सिर्फ एक सेंटेंस को दिखाया था कि वेदवाणी सबके लिए है। अगर वेदवाणी सबके लिए है तो इस एक मंत्र से आपको नहीं पता चलने वाला कि इन सब के लिए इस वेदवाणी में क्या क्या कार्य सुनियोजित किए गए हैं। ये बातें भी नीरज अत्री आपसे छुपा ले गए। मैं आपको दिखाता हूँ कि वेदों में और मनुस्मृति में इन चारों वर्णों के लिए क्या क्या कार्य सुनियोजित किए गए हैं। उससे आपको असली असलियत का पता चल जाएगा। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र संख्या 12 में लिखा है, ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से और शूद्र उसकी पैरों से पैदा हुए। अब यहाँ पे ब्राह्मणवादी इतिहासकार यह भी बता देगा कि पैर तो बड़े पवित्र होते हैं, उसकी तो लोग पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो यह भी गलतफहमी न पैदा हो, इसके लिए मनुस्मृति में 92 श्लोक में साफ तौर पे लिखा गया है कि नाभि के ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। उससे भी सभी अंगों से पवित्र ब्रह्मा जी ने मुख को ही माना है। यानी कि यहाँ से आपकी वह भी गलतफहमी दूर हो गई कि
शरीर का कौन सा अंग पवित्र है। इसका अगला श्लोक 93 में ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ ठहरा दिया गया है। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये नीरज अत्री कैसे आपको बेवकूफ बना रहा है कि वेदवाणी सबके लिए है। थोड़ा रुक जाइए और कुछ दिखा देता हूँ। मनु स्मृति के ही प्रथम अध्याय के 88 श्लोक में ब्राह्मण का कर्म लिखा है, उसे ध्यान से सुन लीजिए। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पढ़ना पढ़ाना दोनों काम ब्राह्मणों के लिए है। और इसी के अगले श्लोक यानी कि 89 श्लोक में क्षत्रियों का कर्म है। क्षत्रियों के लिए संक्षेप से प्रजाओं की रक्षा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों, गीत नृत्यादि में आसक्त न होना, यह 5 कर्म निश्चित किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्षत्रिय का काम पढ़ना तो है, यानी कि ये पढ़ाने का काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसके अगले श्लोक यानी 90 में वैश्य का कर्म दिया गया है। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार, सूद पर रुपया देना और कृषि करना, ये वैश्यों के कर्म है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, पढ़ना है, पढ़ाना नहीं है, यानी कि पढ़ाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का है। और इससे भी अगला श्लोक देख लीजिए, इसमें शूद्र का कर्म दिया हुआ है। ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना, यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि शूद्रों को न तो पढ़ने का अधिकार है, न पढ़ाने का अधिकार है। पढ़ाने का अधिकार भी सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यह मनु स्मृति जो मैंने आपको दिखाया है, यह ठाकुर रूपेश पब्लिकेशन की है और इसे आप किसी भी संस्कृत पुस्तकालय से खरीद सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर फोन करके आप इस बुक को मंगा भी सकते हैं। और यह कोई प्रतिबंधित किताब भी नहीं है। मनु स्मृति की वहियायत का पता आप इससे भी लगा सकते हैं कि इसके द्वितीय अध्याय के 113 श्लोक में साफ तौर पे लिखा है, वेदाध्यापक को अपनी विद्या के साथ मर जाना श्रेष्ठ है, किंतु घोर आपत्ति में भी विद्या को अपात्र को नहीं देना चाहिए। यहाँ अपात्र कौन है? शूद्र और स्त्री। जैसा कि ऊपर के सारे श्लोकों में आप देख चुके हैं कि इन्हीं दोनों को पढ़ाने से वंचित किया गया है। तो नीरज अत्री जब यह बात बोलते हैं कि यजुर्वेद में वेदोपदेश तो सबके लिए दिया गया है, लेकिन उसमें इनके कर्म क्या निर्धारित किए गए हैं, यह बात ये छुपा ले जाते हैं। और यही असली ब्राह्मणवाद है कि कैसे ब्राह्मणवादी मानसिकता के स्वघोषित इतिहासकार सभी भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे ही जैसे इनके पुरखे 1000 वर्ष पूर्व भी सबको गुमराह करते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखे बेवकूफ थे, लेकिन उनको भी इसी तरह की मकड़जाल में फंसाया जाता था, जैसे कि आज के कुछ ओबीसी, एससी, एसटी अभी भी फंसे हुए हैं। अब इस नीरज अत्री की थोड़ी और गपोड़ लीला सुन लीजिए। तो जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था थी, जिसमें कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन सकते थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये कास्ट ये वाली है। अब कास्ट शब्द वो ले आए सेंसस के अंदर। 1871 में पहला सेंसस हुआ और वहां पर उन्होंने कास्ट शब्द डालना शुरू किया, साथ में रिलीजन शब्द डालना शुरू कर दिया। ज्योतिबा फूले तो 1871 से पहले के थे। उनका तो जन्म 1827 में हुआ था और गुलामगिरी 1873 के करीब में आई थी, जिसे पब्लिश नहीं किया गया था। और उसके पहले भी वह कई किताब लिख चुके थे। वो ओबीसी थे, माली जाति के थे। तो इससे भी पता चलता है कि 1871 में जातिवाद नहीं आया, बल्कि उससे पहले भी जातिवाद था। और किसी का सच जानना हो तो जो शोषित है उससे जानिए, न कि शोषक के ही मुंह से। और ये ब्राह्मण नीरज अत्री खुद ही गाथा गाया जा रहा है और खुद की ही सफाई दे रहा है। अपने पुरखों के किए गए षड्यंत्र को छुपाने के लिए एक नई तरह की फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। दरअसल मनुवादी हद दर्जे के बेशर्म होते हैं। ऐसी घटिया मनु स्मृति की बातें बताते हुए इन्हें शर्म तक नहीं आती। सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। मनुस्मृति को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं और एनसीईआरटी भी इसको बार बार बदनाम करती है। तो मनुस्मृति शूद्रों के बारे में क्या कहती है, एक बार वो भी देखना चाहिए। उत्तम कर्मों, ज्ञान, गुण और स्वभाव के अर्जन से शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, और अगर ब्राह्मण इनको त्याग देता है तो वो शूद्र बन जाता है। और यही हमें क्षत्रियों और वैश्यों के लिए भी मानना चाहिए। दैट मीन्स मनुस्मृति क्लियरली वही बात बता रही है कि ये जो सेपरेशन है, जो वर्ण बनाए गए हैं, वो जन्म से नहीं है, वो उनके स्वभाव से है, उनके ज्ञान के कारण है।
यहाँ भी ये तथाकथित ब्राह्मणवादी स्वघोषित इतिहासकार फिर से चेरी पिकिंग कर दिए। इनने मनुस्मृति के बीच में से एक श्लोक उठाया और उसी को उठा के परोस दिया, और उस श्लोक के अनुसार ब्राह्मण शूद्र को पाता है और शूद्र ब्राह्मण को पाता है। मतलब चेंजेबल की बात हो रही। कैसे हो रही है? मतलब एक दूसरे को मार पीट के बदल जाते हैं दोनों, या एक दूसरे से शादी विवाह करके बदल जाते हैं, या ट्रांसप्लांट करके बदल जाते हैं, या एक दूसरे के घर में घुस के बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं इसके बारे में वो नहीं बताता। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए आप जस्ट इस अध्याय 10 के 65 जो श्लोक इनने दिखाया है उसके पहले का एक श्लोक देखें 64, और उसके बाद के 2 श्लोक देखें, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 64 श्लोक में यह साफ तौर पे लिखा है, ब्राह्मण से शूद्रा जाति के स्त्री में उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ ब्याही जाए और आगे भी यही क्रम रहे तो वह अपनी 7वीं पीढ़ी में अपनी नीच योनि से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है। अब बताइए 7 पीढ़ी तक वो शूद्र ही रहेगी ब्राह्मण से शादी करने के बाद भी। यानी कि यहाँ पे शादी से शूद्र के ब्राह्मण होने की बात चल रही है, वो भी लगातार 7 पीढ़ी तक ब्राह्मण से ही शादी करनी पड़ेगी। यानी कि कर्म की तो बात ही नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा 66 और 67 श्लोक भी देख लीजिए। 66 श्लोक कहता है, ब्राह्मण अगर कुंवारी अविवाहित शूद्र कन्या से या फिर शूद्र ब्राह्मण कन्या से पुत्र उत्पन्न करे, ऐसे में किसका पुत्र श्रेष्ठ होगा इस पर किसी को शंका है तो 67 श्लोक इस पे दिशा निर्देश देता है कि जिसमें ब्राह्मण शूद्र कन्या से शादी करता है तो उसका बच्चा श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इसमें पुरुष ब्राह्मण है, और जिसमें स्त्री ब्राह्मण है और पुरुष शूद्र है उससे उत्पन्न पुत्र तब भी नीच माना जाएगा। यही निश्चित किया गया है। इससे भी आप समझ सकते हैं कितनी घटिया मनुवादी विचारधारा है कि जब वर्ण संकर जो पुत्र हो रहे हैं उसमें भी कैसे भेदभाव किया जा रहा है ब्राह्मण और शूद्र के नाम पे। और इस ऐसी घटिया गंदगी की किताब को यह नीरज अत्री सही बता रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना मानसिक गंदगी का शिकार इंसान है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि ब्राह्मणवादी इतिहासकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। वह किसी भी तरह का कोई भी सच इतिहास आपको नहीं बताएंगे और न बताने का उनका उद्देश्य है। यही काम उनके पुरखों ने भी किया था। आपका जो इतिहास था वह विदेशी यात्रियों से लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आपके देश में नहीं मिलता है, जबकि पढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को था। तो आप समझ जाइए यह घोटाला किसने किया है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद। तो ये है जो अगर ब्रीफ में हम बात करें कि जो कास्ट शब्द है वो अंग्रेजों की हमें देन है, और फिर जैसे हमारे यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, नकली हिस्ट्री बना रहे हैं।